किसी भी भय से मुक्त होने का सबसे प्रभावी उपाय है उस भय का सामना करना। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। पाकिस्तान के विरुद्ध उठाए गए कड़े कदम। सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को भी बंद करने का फैसला। SPES वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश। उच्चायोग में पाकिस्तानी स्टाफ की संख्या घटाकर की गई 55 से 30। आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकेगा भारत, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, पहलगांव में पर्यटकों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमले में मारे गए लोगों को अर्पित की श्रद्धांजलि। अनंतनाग के एक अस्पताल में घायलों से भी की मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 से 27 अप्रैल तक करेंगे तमिलनाडु का दौरा। 25 अप्रैल को ऊटी में कुलपतियों के वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे अध्यक्षता। 26 अप्रैल को ऊटी में ही मुथानाथ मुंड तोड़ा मंदिर में करेंगे दर्शन। 27 अप्रैल को कोयम्बटूर में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार प्रवास पर। बिहार के लिए 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 11 बजे मुंबई में इस्पात उद्योग के प्रमुख आयोजन इंडिया स्टील 2025 का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में समिति ने स्थिति का जायजा लिया। सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए कई सख्त कदम उठाए। सबसे पहले 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को भी बंद करने का फैसला लिया गया। हालांकि जिन लोगों ने वैध दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश किया है उन्हें 1 मई 2025 तक वापस लौटने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत दी गई सभी छूटों को रद्द कर दिया है और SPES वीजा भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। भारत में SPES वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया है और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। उच्चायोग में पाकिस्तानी स्टाफ की संख्या भी घटाकर 55 से 30 कर दी जाएगी, जो 1 मई तक लागू होगी। The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को एक बार फिर से दोहराया है। नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह पर एक स्मारक व्याख्यान को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। गांव में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मिले। गृहमंत्री ने कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकवादियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बुधवार को जम्मू कश्मीर में बंद का ऐलान किया गया। इस अवसर पर स्थानीय बाजारों और दुकानों को बंद रखा गया।
पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लाल चौक श्रीनगर में शांतिपूर्ण विरोध मार्च भी आयोजित किया गया। नागरिकों ने दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की मांग की। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले में शामिल होने के संदेह में 3 लोगों के स्केच भी जारी किए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को तमिलनाडु के ऊटी में कुलपतियों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 25 अप्रैल से उपराष्ट्रपति तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे में उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी रहेंगी। 25 अप्रैल को उपराष्ट्रपति ऊटी में कुलपतियों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 26 अप्रैल को ऊटी में मुथानाथ मुंड टोडा मंदिर में दर्शन किए जाएंगे। रविवार 27 अप्रैल को उपराष्ट्रपति कोयम्बटूर में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1868 में मद्रास तमिलनाडु के सैदापेट में एक कृषि विद्यालय की स्थापना के रूप में हुई थी। हम आपको ये भी बता दें कि बाद में इसे कोयम्बटूर में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1920 में इसे मद्रास विश्वविद्यालय से संबंधित कर दिया गया था। TNAU ने कृषि शिक्षा और अनुसंधान की पूरी जिम्मेदारी संभाली और अनुसंधान उत्पादों को वितरित करके राज्य कृषि विभाग को सहायता प्रदान की। 1946 तक कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर पूरे दक्षिण भारत के लिए कृषि शिक्षा के लिए एकमात्र संस्थान था। 1958 में इसे मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री देने वाले स्नातकोत्तर केंद्र के रूप में मान्यता दे दी गई। कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान मदुरै की स्थापना 1965 में हुई। इन 2 कॉलेजों ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय का केंद्र बनाया, जबकि इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। में इसे मद्रास विश्वविद्यालय से संबंधित कर दिया गया। TNAU ने कृषि शिक्षा और अनुसंधान की पूरी जिम्मेदारी खुद ही संभाली और 1946 तक कृषि महाविद्यालय दक्षिण भारत के लिए कृषि शिक्षा का एकमात्र संस्थान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान बिहार के लिए 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह तकरीबन 11:45 पर बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार के 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को लगभग 930 करोड़ रुपए के सामुदायिक निवेश कोष के लाभ वितरित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री PMAY ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। देश भर के 10 लाख PMAYG लाभार्थियों को किस्तें जारी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बिहार में 1 लाख PMAYG और 54,000 PMAYU घरों के गृह प्रवेश को चिन्हित करते हुए कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री गोपालगंज जिले के हथुआ में करीब 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले LPG बॉटलिंग प्लांट और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही बिजली क्षेत्र में
1170 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और 5030 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री अमृत भारत एक्सप्रेस को सहरसा से मुंबई के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही नमो भारत रैपिड रेल को जयनगर से पटना के लिए रवाना करेंगे। इसके अलावा पीपरा सहरसा और सहरसा समस्तीपुर रेल सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री सुपौल पीपरा और हसनपुर बिथान रेल लाइन, साथ ही छपरा और बगहा में 2 लेन रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त खगड़िया अलौली रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का आयोजन आज से 26 अप्रैल के बीच मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे इस्पात उद्योग के इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित भी करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में 12,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुक, 250 प्रदर्शक और विभिन्न क्षेत्रों, सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, देश के प्रतिनिधि मंडलों और भारत और विदेशों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1200 सम्मेलन प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का ये 6वां संस्करण है। भारत एक बार फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार अगले 2 वर्षों में ये सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अप्रैल 2025 के संस्करण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 2.2% और 2026 में 6.3% बढ़ने की उम्मीद है, जो वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मिलती जुलती अर्थव्यवस्था वाले देशों पर ठोस बढ़त बनाए रखेगा। अर्थव्यवस्था का स्थायित्व न केवल भारत के व्यापक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को दर्शाता है, बल्कि एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में गति बनाए रखने की इसकी क्षमता को भी दर्शाता है। आईएमएफ भारत के आर्थिक लचीलेपन की पुष्टि करता है। ऐसे में वैश्विक विकास के एक प्रमुख इंजन के तौर पर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका प्रमाणित होती है। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने कर्तव्यम नाम से व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी भी देश और लोकतंत्र का निर्माण नागरिकों से ही होता है। उपराष्ट्रपति ने लोकतंत्र में अपनी भूमिका ईमानदारी पूर्वक निभाने के लिए आम जन का आह्वान किया। Democracy. Every citizen has a pivotal role. I find it inconceivably intriguing that some have recently reflected that constitutional offices can be ceremonial or ornamental. Nothing can be far distanced from a wrong understanding of role of everyone in this country.
constitutional functionary or a citizen. According to me, a citizen is supreme because a nation and democracy are built by citizens. Every one of them has a role. The soul of democracy resides and pulsates in every citizen. Democracy will blossom. Its values will get heightened when citizen is alert, citizen contributes. And what citizen contributes, there is no substitution of that. There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme. And that being the situation, let me tell you, it is as supreme as every individual in the country. Part of we the people is an atom in democracy, and that atom has atomic power. And that atomic power is reflected during elections. And that is why we are a democratic nation. Boys and girls, the power is in you. You have to project your own ideas. You have to protect the idea which you believe is correct. And you have to neutralize the pernicious idea which you think is wrong. Because democracy's health reflects, if you want to know the health of democracy like health of an individual, if you have to analyze how healthy is our democracy, then you will have to find out discourse quality, the kind of discourse we have. Is our discourse moderated? Is our discourse manipulated? Is our discourse controlled by money bags, by muscle power, by foreign interests, by people working against interest of this nation? You will have to discern. So quality of discourse defines the democracy. And in this, I have no doubt our youth must elevate beyond partisanship to thoughtful deliberation. Our youth cannot afford at this critical juncture when Bharat is rising. The rise is unstoppable. We are destined to be a global power. We will be a developed nation. You cannot be tied down to partisan interests. You have to believe only in national interest. मधुबनी पेंटिंग्स, जिसे सरकार द्वारा जीआई टैग दिया जा चुका है, जिसकी अपनी एक वैश्विक पहचान बन चुकी है, सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहित करने के लिए और भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट के साथ। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। भारत का इतिहास बेहद समृद्ध और कलाओं से परिपूर्ण है। बिना इसकी कलाओं से भारत की संस्कृति की कल्पना की ही नहीं जा सकती। भारतीय संस्कृति की इसी प्राचीन और अनोखी कलाओं में से एक है मधुबनी आर्ट। बिहार और मिथिलांचल की पहचान है मधुबनी पेंटिंग। एक समय ऐसा भी था जब इस कला को सिर्फ घर की दीवारों तक पाया जाता था। कच्चे मकानों पर महिलाएं मधुबनी पेंटिंग किया करती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे ये कला कच्ची दीवारों से बड़े कैनवस पर उतर आई। ये चित्रकला मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इस कला में खास तौर पर देवी देवताओं की तस्वीरें, प्राकृतिक नजारे जैसे सूर्य और चंद्रमा, पेड़ पौधे और तुलसी विवाह या फिर राम सीता का विवाह, ये दृश्य देखने को मिलते हैं। आज चित्रकार महिलाओं को केंद्र की ओर से एक बड़ा मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे निरंतर सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी पेंटिंग के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के अलावा कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे इस कला की जहां लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं कलाकारों को अपनी कला को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर भी मिल रहा है।